नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर मिल रही है। बड़ी खबर योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर है। अधिकारियों के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह को भी शिकायत कर चुके हैं दिनेश खटीक, और कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी इसमें भी शामिल नहीं हुए थे दिनेश खटीक। सूत्रों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नाराज बताए जा रहे हैं। बतौर राज्य मंत्री विभाग में उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कुछ इंजीनियर के तबादले की सिफारिश भी की थी, लेकिन वो भी तबादला नहीं हुआ। अधिकारियों ने असमर्थता जाहिर की थी। इसके अलावा बीते महीने मेरठ में दलित युवकों और पुलिसकर्मियों के बीच एक झड़प हुई थी। पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज न होने से वो नाराज थे। बाद में इस मामले में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज किया गया था। अपने समर्थकों पर केस दर्ज होने की वजह से वो नाराज बताए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे हैं जो दिनेश खटीक की नाराजगी की वजह बनते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के रवैये से पहले से ही दिनेश खटीक नाराज थे। वहीं बताया जा रहा है कि विभाग में भी कोई काम उन्हें नहीं दिया गया, इस वजह से भी वो काफी हताश थे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद ये कयास और भी तेज हो गए कि इस्तीफा दे सकते हैं दिनेश खटीक। जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की खबर है। बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की खबर है। और योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर है। अधिकारियों के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री को विभाग में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी और इस वजह से वो काफी हताश भी चल रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो इस बारे में बात कर चुके हैं, और कल मंत्रिपरिषद की बैठक में जिस तरह से दिनेश खटीक शामिल होने नहीं पहुंचे, इससे भी अटकलें तेज हो गई कि दिनेश खटीक इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से योगी के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के रवैये से नाराज चल रहे थे दिनेश खटीक। इसके अलावा विभागीय स्तर पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। संगठन ने इस तरह से उन्हें काबिल नहीं समझा कि कोई बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा जाए। ऐसे में दिनेश खटीक लगातार हताश भी चल रहे थे, और अब बताया जा रहा है कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की खबर मिल रही है, इस्तीफे की खबर है। वहीं जितिन प्रसाद के भी इस्तीफे की खबर मिल रही है। योगी सरकार में राज्य मंत्री है दिनेश खटीक, और बताया जा रहा है कि लगातार वो संगठन से साथ ही अधिकारियों के रवैये से नाराज चल रहे थे। और हाल ही में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, ऐसे में इनकी नाराजगी और भी प्रबलता से दिखाई दे रही है। लगातार उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही हैं, और समय समय पर अपनी नाराजगी भी वो सत्ता संगठन में जाहिर कर चुके हैं। कल जिस तरह से एक बड़ी बैठक योगी सरकार ने ली थी मंत्रिपरिषद की, इस बैठक में भी शामिल होने नहीं पहुंचे, और इस वजह से काफी नाराज भी वो बताए जा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं होने के पीछे जो बड़ी वजह है वो उनकी नाराजगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, जानना चाहेंगे कि मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, अब बताया जा रहा है कि इस्तीफे की खबर भी उनकी हो चुकी है। क्या पुष्टि हो चुकी है, दिनेश खटीक इस्तीफा दे रहे हैं या दे चुके हैं? देखिए अमित, कल जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें दिनेश खटीक नहीं पहुंचे थे, तभी से सुगबुगाहट थी। कहीं दिनेश खटीक अभी तक जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे उनके विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नहीं सुनते हैं। यानी वो मंत्री, राज्य मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका जो पद इस समय जीरो है, कोई काम धाम उनके पास नहीं है। इसकी नाराजगी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। जो कैबिनेट मंत्री है, जल शक्ति मंत्री, वो स्वतंत्र देव सिंह उस विभाग के हैं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं। तो कल जब बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद सुगबुगाहट के बाद जो चर्चाओं में का बाजार गर्म हुआ कि दिनेश खटीक किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि संगठन ने इस बात को इनकार कर दिया है, और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल भी इस बात को कल शाम को इनकार किया था कि कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन ये निश्चित कहा जा सकता है कि वर्तमान में अभी मैं उनके आवास पे पहुंचा था, तो आवास पे वो दिनेश खटीक नहीं थे, वहां कोई बात करने वाला नहीं था। यानी कहा जा सकता कि कहीं न कहीं आग जरूर लगी है, और शायद इसी वजह से धुआं उठ रहा है। तो अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, सिर्फ धुआं उठ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इतना जरूर है कि दिनेश खटीक नाराज हैं अपने अधिकारियों को लेकर के। उनको काम नहीं मिला है, क्योंकि वो किस क्षेत्र में काम करे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का सभी मंत्रियों से ब्यौरा लिया, काफी लंबी बैठक हुई, और अगले 6 महीने तक किस तरीके से काम करना है विभाग को, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग तय हो गई थी। ऐसे
में दिनेश खट्टिक के पास कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं मिला। इस बात को लेकर उनके अंदर नाराजगी है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या शाम तक दिनेश खट्टिक अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर ये बाजार गर्म रहेगा या फिर ये जो हवा उड़ाई गई है इस्तीफे की ये बार्गेनिंग है। इस पर तमाम सवाल उठते हैं राजनीतिक तौर पे। हालांकि विपक्ष का मानना है कि अब कहीं न कहीं वो जिस तरीके से बात हो रही थी करप्शन को लेकर, अब वो जो मंत्री कमा नहीं पा रहे हैं उसको लेकर फूट पड़ गई है, ये विपक्ष का कहना है। फिलहाल अब शाम तक पता लगेगा कि दिनेश खट्टिक की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर सरकार के नुमाइंदे उनको कुछ मनाने पहुंचेंगे या फिर उनको कुछ काम दिया जाएगा। अमित, बिल्कुल अनूप, दिनेश खट्टिक के अलावा अगर हम एक और मंत्री की बात करें जितिन प्रसाद की, तो क्या वो भी लगातार सत्ता संगठन से नाराज चलते रहे, क्योंकि उनकी भी इस्तीफे की खबर आ रही है। और देखिए अमित, जितिन प्रसाद एक बड़े मंत्री हैं, कांग्रेस से आए थे, एक बड़े दल बल के साथ आए थे। उनकी पार्टी में भूमिका भी जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उस पर निभाया था, जीत कर भी आए, मंत्री पद दिया गया और आने से पहले योगी 1 सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया था इनको। लेकिन उसके बाद इस बार जब योगी 2 में पीडब्ल्यूडी विभाग को उनको जिम्मेदारी मिली तो अनिल कुमार पांडे, चूंकि पहले जितिन प्रसाद के साथ दिल्ली में मंत्रालय में काम कर चुके थे, उनके विशेष सिफारिश पर पीडब्ल्यूडी विभाग में लाया गया और उनको एसडी बनाया गया। जब ट्रांसफर नीति जब आई उसके बाद उसमें खेल शुरू हो गया, क्योंकि पीडब्ल्यू विभाग में पूरा एक रैकेट चलता है अधिकारियों का। वो अधिकारी किसी मंत्री को भी नहीं मानते हैं और किसी जो नियम कायदे कानून है उनको भी ताक पर रख देते हैं। यही मामला हुआ पीडब्ल्यू विभाग में। पहले ट्रांसफर को लिस्ट आई और एक हफ्ते में जो कदावर जो अभियंता थे उन्होंने एक हफ्ते में लिस्ट पूरी वापस करा ली। मैं खुद वहां पर पहुंचा था, वहां पर जो ब्रजेश थे, वहां पर जो राज्य मंत्री थे वो उनके जो अधिकारियों से बैठक ले रहे थे, उनका कहना था बिल्कुल अनूप, इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच हम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां तबादलों में अनियमितता का मामला सामने आया था। बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी में तबादलों में अनियमितता का मामला सामने आया था और इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर अब भी जारी है। अब तक 6 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और जांच जारी थी। जांच के बाद कई और अधिकारी रडार पर हैं, कई और अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी में तबादलों पर अनियमितता का आरोप लगातार लगता रहा है और जांच के बाद कई और अधिकारी भी रडार पर हैं। कई और अधिकारियों पर जब जांच पूरी होगी तब कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों में अनियमितता का मामला सामने आया था। मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर अब भी जारी है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। अनूप, अब तक 6 अधिकारी इस पूरे मामले में निलंबित किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि जांच के बाद कई और अधिकारी भी नप सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ने अनिल कुमार पांडे को जो एसडी हैं उनको हटा दिया था। उसके बाद अब विभाग में छानबीन शुरू हो गई थी, क्योंकि और भी जो रैकेट चलता है वो चाहे अपर मुख्य अभियंता की बात करें या फिर एमडी की बात करें। हालांकि अभी 6 अधिकारियों में जो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ बाबू और बाकी हैं जिनकी संलिप्तता थी, जिनका पूरा रैकेट चलता था। हालांकि विभागीय जांच चल रही है, 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अभी कुछ लोग और रडार पे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे रैकेट के हिसाब से काम होता था, चाहे ट्रांसफर नीति की बात करें या फिर विभाग के और जो काम होते थे उसकी बात करें, अब उस रैकेट को कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के बाद एक विभागीय जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। कल 2 बार कार्रवाई हुई है। लगभग 6 जो अधिकारी जो निलंबित किए गए हैं उन पर कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि और जो बाबू हैं उसमें जिनकी संलिप्तता थी, जिनकी पहुंच थी, जो ट्रांसफर को लेकर के तमाम घोलमोल किया करते थे, एक दुकान चला रखे थे, उसमें कितनी बाबू पर कार्रवाई होगी या और भी जो सहयोगी उनके होंगे उस पर कितनी कार्रवाई होगी, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। अमित, बिल्कुल, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अनूप, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद देर रात दिल्ली पहुंचे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद देर रात दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं जितिन प्रसाद। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी को लेकर मिल सकते हैं जितिन। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी को लेकर मिल सकते हैं जितिन प्रसाद। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली का रुख कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। जिस तरह से इस पूरे विभाग पर ही जांच बैठ गई है, तबादलों में अनियमितता का आरोप लगातार विभाग पर लग रहा है। जितिन प्रसाद के ओएसडी को भी निलंबित किया जा चुका है इस मामले में। अब इस पूरे मामले को लेकर जितिन प्रसाद
दिल्ली पहुंचे हैं। उनके इस्तीफे की भी खबर एक तरफ आ रही है, दूसरी तरफ दिल्ली भी पहुंचने की उनकी खबर है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अब ये जो मामला है वो बहुत ज्यादा गर्माते जा रहा है, क्योंकि पहले जितिन प्रसाद के ओएसडी को निलंबित किया गया और अब खबर है कि जब एक तरफ जांच जारी है इस पूरे विभाग में हुए तबादलों की अनियमितता की, दूसरी ओर जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात करने की योजना उनकी है? क्या समय मिला है, इसकी पुष्टि हुई है? देखिए अमित, जितिन प्रसाद जो भाजपा में शामिल हुए थे वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे शामिल हुए थे और वही उनको शामिल कराया गया था। निश्चित तौर पे उनके संबंध जो है केंद्रीय नेतृत्व से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में जब उनको जिम्मेदारी मिली तो यहाँ पर जिस तरीके से वो चाहते थे उस हिसाब से उनको विभाग भी मिला, लेकिन जिस तरीके से वो खेल चल रहा था उसमें अपनी पारदर्शिता नहीं दिखा पाए उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार पर किसी भी कार्रवाई हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, किसी पर किसी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में सरकार की किरकिरी करा चुके हैं जितिन प्रसाद। अब हो सकता है अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी से बात करें केंद्रीय नेतृत्व को लेकर कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, किस वजह से इतनी सरकार की किरकिरी हुई। क्या जितिन प्रसाद वाकई नहीं जानते थे कि अपने ओएसडी के बारे में कि कितना करप्ट है, या फिर जिस तरीके से रैकेट चल रहा था 3 महीनों में, क्या जितिन प्रसाद अपने जो अधिकारियों को समझ नहीं पाया और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया? क्या उनके बारे में तबादले जो गड़बड़ी हुई क्या जानकारी बिल्कुल नहीं थी? ये सब तमाम सवाल उठते हैं। इसको लेकर हो सकता है अमित शाह से मुलाकात करें, योगी मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, अपनी सफाई भी दे सकते हैं। वो पाक साहब कितने हैं, क्या उनको जानकारी, ये सब बातों को लेकर आज दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं जितिन प्रसाद। अमित, बिल्कुल, तो आज दिल्ली में मुलाकात होती है और इसके बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है सियासत की, इस विभाग को लेकर कहां तक बात जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अनूप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर हमसे जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। अरुण राजभर ने अखिलेश के ट्वीट पर निशाना साधा है। ट्वीट करके जानकारी देने से काम नहीं चलेगा, अरुण ने लिखा है। और आगे लिखते हैं, अरुण की एसी वाला कमरा छोड़कर सड़क पर आना होगा। एसी वाला कमरा छोड़कर सड़क पर आना होगा। सपा और सुभाषपा के बीच अब तल्खी बढ़ती जा रही है। अरुण राजभर का ये ट्वीट अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना है। ट्वीट करके जानकारी देने से काम नहीं चलेगा। अरुण राजभर ने ट्वीट में तमाम बातें लिखी है, साथ ही कहा है कि एसी वाला कमरा छोड़कर आपको सड़क पर आना होगा। तो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। चुनाव के बाद से खासकर ये देखा जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी टशन देखने को मिल रहा है। अरुण राजभर ने अखिलेश की ट्वीट पर निशाना साधा है और लिखा है कि एसी वाले कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको सड़क पर आना होगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आपको ट्वीट पर जानकारी देने से काम नहीं चलेगा। तो अरुण राजभर के ट्वीट है इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। तो ट्वीट अरुण राजभर का जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच की जो तल्खी है वो अब साफ तौर पर सामने आने लगी है। अखिलेश यादव पहले ट्वीट करते हैं जिसके जवाब में अरुण राजभर उन पर निशाना साधते हैं। क्या कुछ ट्वीट में उन्होंने लिखा है और क्या मायने इसके निकाले जाएं सियासी गलियारों में? देखिए अमित, जिस तरीके से गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा का हुआ था और ओम प्रकाश राजभर कई दलों को लेकर समाजवादी पार्टी पहुंचे थे, बड़ा विपक्ष को एक तैयारी की थी, एक बड़ी पार्टी एक समुदाय को लेकर के। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दूरियां बनती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से विपक्ष में, हालांकि बड़ा विपक्ष लेके पर समाजवादी पार्टी उधरा लेकिन सरकार नहीं बना पाया। अब चूंकि 2024 की लड़ाई है, ओम प्रकाश लगातार राजभर उनको सलाह देते आ रहे हैं कि एसी रूम से बाहर निकलो, जनता के बीच में जाओ, सड़क पर उतरो, ताकि अपने लोगों से मुलाकात करो, उनका दुख सुख बांटो और तभी 2024 का जो सफर है वो तय कर मिलेगा। ऐसे में इसका जवाब भी अखिलेश यादव दे चुके हैं कि उनको किसी प्रकार की किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है उनको। उसके बाद मैंने एक सवाल उनसे भी पूछा था, क्या ओम प्रकाश राजभर की खटास है, क्या उनको समाजवादी पार्टी ने बाय बाय कर दिया है, क्या गठबंधन टूट चुका है? तो उनका साफ तौर से कहना था कि जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, यानी उनके तरफ से कहीं न कहीं हरी झंडी दिखाई दी थी। अब दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर से इस मामले पर हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि अखिलेश यादव साफ तौर से गठबंधन तोड़ दे तो मैं किसी दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। हालांकि जनता टीवी पे बात करते उन्होंने ये भी कहा था कि मायावती से बात करूंगा इस मामले को लेकर के,
और जितनी भी दलित पार्टियां हैं उनको एक करके उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सरकार बनाएंगे, 2024 की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। अब लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर पार्टी की तरफ से बात करें, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन गठबंधन चल पाता है। क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर खुद छोड़ते हैं या समाजवादी पार्टी उनको खुद जवाब देती है? इसके असमंजस को लेकर अभी ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले जो खबर एक आई थी रामपुर से, जिसमें आजम खान ने यह भी कहा था कि अखिलेश यादव को उन्होंने कभी धूप में खड़े हुए नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ये तंज है ओम प्रकाश की राह पर कि वो उनको धूप में निकलना चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए, और तभी संभव है कि उत्तर प्रदेश पे सरकार बन सकेगी, तभी संभव है कि 2024 की लड़ाई उसको पार लगाया जा सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं, गठबंधन में किस तरीके से गठबंधन में समझौता हुआ था, क्या कुछ और वादे हुए थे, किस तरीके से काम करना है, ओम प्रकाश राजभर की बात उनको क्यों गुस्सा आता है और अखिलेश यादव को। तो ये सब चीजें अभी आना बाकी है। अब देखने वाली बात अमित ये होगी कि कब तक गठबंधन चलता है। क्या ये जो दौर चल रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का, ये चलता रहेगा या ये फिलहाल आने वाला वक्त? बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे अनूप। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा से अरुण राजभर खुद जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से तल्खी लगातार एक बात कही जा रही है अरुण जी की, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में इस पर जब आपका ट्वीट आया है, ऐसे में सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये तल्खी इतनी ज्यादा क्यों है? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों काम किया था, चुनावी परिणाम उसके मुताबिक नहीं हो पाया, ऐसे में क्या ये टशन देखने को मिल रहा है? जी जी जी, आपकी बात रखें। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, अरुण जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है लगता है। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूं, बताइए। जी अरुण जी, जिस तरह से आपका ट्वीट आया है सामने, बताया जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया, इसके जवाब में आपकी प्रतिक्रिया है। अब इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच की जो तल्खी है और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने अपने ट्वीट की अंतिम लाइनों में लिखा है कि कृपया इसे सलाह के रूप में ना लें। देखिए सुहेल, भारतीय समाजवादी पार्टी गठबंधन में जी जो कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कि हमारे नेता भी धरातल पर उतरे और जनता के बीच में संवाद शुरू करें जी, आज उसी पर मोहर माननीय आजम खान ने लगाया कि एसी कमरे से भी उनको बाहर निकलना चाहिए, और जो एसी कमरे से नहीं निकलेगा वो धरातल पर संघर्ष नहीं कर पाएगा। और आज जरूरत है कि जिन बातों को उजागर किया जा रहा है कि कुछ लोग 1,63,000 लोगों ने दूसरे देशों में अपना आशियाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से गए हैं वो मध्यम परिवार के नहीं है, वो गरीब परिवार के नहीं है, वो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग हैं। अगर यह लोग दूसरे देशों में जाकर के अपना आशियाना बना रहे हैं, तो अगर आपको ये सूचना देनी है देश के सामने, जनता के सामने, तो आपको ट्वीट के माध्यम से नहीं संदेश देना चाहिए, आपको धरातल पर उतर करके यह बात बतानी चाहिए कि यह ऐसे लोग हैं जो इस देश का कमाए हैं इस देश में, और इस देश का पैसा ले जाकर के दूसरे देश में उस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के चेहरे भी सामने आने चाहिए। ऐसे लोग जो भारत में असंपन्न हुए और दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देश को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल उसी बात पर था कि जब आप सिर्फ ट्विटर पर नहीं काम करिए, आप फेसबुक पर ट्वीट करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इस बात को जनता में उतर करके जब बताएंगे तो जो ट्विटर नहीं देखता है, जो फेसबुक पर नहीं देखता है, वह आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा कि नहीं, हाँ ये बात ये कर रहे हैं तो ये कौन लोग हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यह बात को हमने लिखा था, लेकिन आज वह जरूरत, आज उसी बात को प्रमाणित कर दिया माननीय आजम खान साहब ने कि हमने तो माननीय अखिलेश यादव कभी धूप में देखा ही नहीं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि इनको एसी से निकलना चाहिए, तब समाजवादी के जो नवरत्न थे उनको बहुत तकलीफ थी कि ओम प्रकाश राजभर क्यों इस तरह माननीय अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। तो हम हमला नहीं करते थे, हम तो एक राय देते थे, एक सुझाव देते थे कि जो बड़े नेता, अभी तो आजम खान साहब ने यह बयान दिया है, अभी आप देखिएगा कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता सामने आएंगे
जो हमारी बातों को प्रमाणित करेंगे कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कहे थे कि एसी से निकल करके जनता में जाना चाहिए, वह बातें आज प्रमाणित होकर के सच साबित हो रही है। तो कहीं न कहीं उनकी भी बातें सामने आ रही है, जिन लोगों की बात माननीय अखिलेश यादव जी तक नहीं पहुंच पा रही। अगर हम सच कह रहे हैं तो सच को जिस तरह से पेश किया गया कि ये विरोध कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं या जो भी लोग तरह तरह से बातें कर रहे थे, समाजवादी के बड़े बड़े प्रवक्ता आकर के टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वह माननीय आजम खान साहब ने जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है, अब तो स्पष्ट हो गया ना कि वो उन्होंने सही कहा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव को एक तरह से निष्क्रिय तौर पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि वो ट्वीट पर बहुत बातें लिखते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है इसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अरुण राजभर, सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे अनूप, और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं उनकी जो निष्क्रियता है वो अब सबके सामने आ रही है। और उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे जनप्रतिनिधि उठेंगे जो इस बात को प्रमाणित करेंगे अपने बयानों के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अनूप। बढ़ते आगे, रायबरेली में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रायबरेली के भदोखर थाने के कुचरिया गांव के पास प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर हुआ, जिसमें क्षेत्र के समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल के बेटे राकेश अग्रवाल समेत उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। दरअसल रात होने पर वो अपनी इको स्पोर्ट्स कार से वापस लौट रहे थे, तभी मुंशीगंज के पास रेत से लदा हुआ एक डंपर उनकी कार पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस रेत हटाकर कार को बाहर निकलवाई। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक की ही जान बच पाई। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। और कार का एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ तक लगता है कि ट्रक बोरन भरी ट्रक थी, वो कार के ऊपर पलट गई है, ऐसा सुनने में आया है। जिसमें 5 लोग मृत अवस्था में यहाँ लाए गए और एक बच्चा जीवित है, वो सेफ है, उसको बहुत माइनर पेन वगैरह है, बाकी कोई चोट नहीं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निर्माणाधीन पुल का सेटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन पुल का सेटरिंग गिरा है, इससे बड़ा हादसा हो गया। सेटरिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर नरकोटा के पास यह हादसा हुआ है। अभी तक 6 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की खबर बताई जा रही है। सिर्फ 6 मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक निर्माणाधीन इमारत का सेटरिंग गिर गया, इसके नीचे कई मजदूर दबे हुए हैं। 6 को ही अभी तक निकाला जा सका है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेटरिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर नरकोटा के पास यह हादसा हुआ है। बढ़ते आगे और बात करेंगे पूर्वांचल की, जहां से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन आफत की बारिश हो सकती है। बागेश्वर, अल्मोड़ा में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल की बात करें तो यहां भी स्कूल बंद हैं और बारिश के चलते स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। उत्तराखंड से तस्वीरें हैं, जहां नैनीताल, टिहरी में स्कूल बंद कर दिए गए भारी बारिश के चलते। और अगले 3 दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, तस्वीर सामने आई है, काफी मनमोहक ये दृश्य है, लेकिन उससे ज्यादा आफत से भरा हुआ भी है, क्योंकि लोगों के जो आम काम में प्रभावित होते, देखिए कई जगहों पर वाहन भी पलट गए। और हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी अलर्ट मौसम विभाग बारिश को लेकर उत्तराखंड में जारी कर चुका है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या हाल है, कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित हो रहे हैं? जी अजीत। बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात का अलर्ट जारी हो रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं बीते रोज, वो खुद अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है कि कैसा यहाँ पर माहौल है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। भारी बरसात के चलते कितनी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं आप जनता के सामने। तस्वीरें अलग अलग जनपदों की हैं, चाहे उसमें चंपावत की बात की जाए, जहाँ पर एक स्कूल बस बड़े जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, तो हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि स्कूल बस भी पलट गई और लगातार जो जलस्तर है नदी नालों का वो भी बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।